हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। अब देखेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि अब पायोनियर थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर, उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था कि हमारे इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन उनकी बातें उतनी ध्यान में नहीं दी गई और फिर इन 1935 कांग्रेस ने ये बातें को फिर से लाया कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दैट फाइनली इन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। मतलब इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना ही चाहिए इंडिया के लिए विदाउट एनी आउटसाइड रेफरेंस। और यहाँ पे क्या हुआ कि 1938 में नेहरू जी के ये बातें कहने के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर में इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इलेक्शंस हुए थे और 1937 में मिनिस्ट्रीज बनी थी और 28 मंथ्स तक राज किया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फिर इसमें ब्रिटेन ने बिना किसी से कुछ भी कहे इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया गया। तो फिर ताकि उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए और द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। डिमांड एक्सेप्ट हुआ 1940 में अगस्त ऑफर के रूप में। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्ट हुआ, इसे हम अगस्त ऑफर भी कहते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हम बनाएंगे, लेकिन जब हम बनाएंगे तो वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही बनाएंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कंडीशन रखा गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा। और 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने ये बात कही थी कि ड्राफ्ट प्रपोजल के रूप में ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ओनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो यही जो अभी हम पिछले रिपीट किए थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। अब एक कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन प्लान के अंडर फॉर्म होना शुरू हुआ था, तो वो है कैबिनेट मिशन प्लान। अब है इस असेंबली के टोटल जो सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थी 389 में 296 सीट जो थी वो थी ब्रिटिश इंडिया को एलोकेट और 93 सीट जो थी वो थी प्रिंसली स्टेट, जो कि राजा महाराजा के द्वारा ओन की जा रही थी इंडिया में। मतलब वो इंडिविजुअल स्टेट थी, उनका इनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो इंडिया में ही थी। यहाँ पे जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था वो 1 सीट वॉज टू बी एलोकेटेड ऑन एवरी मिलियन पॉपुलेशन। और उसके बाद सीट एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 प्रिंसिपल ओनली, जो थे मुस्लिम, सिख एंड जनरल। अब यहाँ पे कहा गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि कम्युनिटी के, वो इलेक्ट किए जाएंगे उनके प्रोविंशियल असेंबली कास्ट के थ्रू। अब यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली कास्ट वोट करेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कास्ट को, वो अपने लीडर्स चुनने के लिए। ये एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। मतलब इसमें सारे जो जनता थी इंडिया की वो इन्वॉल्व नहीं थी। इंडिया में उस समय था कि 10% लोग ही वोट कर सकते हैं, जो जितना टैक्स दे रहा है या तो कौन कितना रिच है वही लोग कर सकते हैं सिर्फ। और जो प्रिंसली स्टेट थे जिनके पास 93 सीट्स थे, ये नॉमिनेट किए जाएंगे हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। मतलब इस नॉमिनेशन राजा खुद ही देंगे वो। तो यहाँ पे हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी था। जो इलेक्शंस थे वो 1946 में हुए जुलाई अगस्त में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 208 सीटें जीत गई और जो मुस्लिम लीग था वो 73 सीट जीता और जो स्मॉल ग्रुप थे रिमेनिंग वो 15 सीट जीते। और इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे 93 सीट्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। उन्हें अपने रूल से ही मतलब था, मतलब कि वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना चाहते थे, वो अपने रूल में ही खुश थे। यहाँ पे जो इलेक्शंस हुए थे वो डायरेक्टली नहीं हुए थे, मतलब कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शन बनाया गया। इसमें एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जो वोटिंग हुआ है वो एक पर्टिकुलर एज के ऊपर सारे लोग वोट दे सकते हैं और वो इक्वल हो। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, SC, ST इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल द सेक्शंस। दिस असेंबली इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। मतलब इसमें सारे थे एक्सेप्ट महात्मा गांधी। अब आता है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ और इसे मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था फुल्ली, क्योंकि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए था पाकिस्तान
आफ्टर द पार्टीशन। तो इस मीटिंग में सिर्फ 211 लोग ही आए थे, मतलब मुस्लिम लीग को हटा दिया गया तो 211 आए थे। तो यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और यहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि HC मुखर्जी और VT कृष्णा मचारी। अब आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस। तो 1946 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स दैट इट इज सोलेम रिसॉल्व। सोलेम का मतलब होता है आज़ाद, मतलब कि अब इस पे कोई भी फॉरेन की रूल्स नहीं है और अब ये फ्यूचर गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। अब ये सेकेंड पॉइंट में क्या किया गया है कि जो इंडियन स्टेट में नहीं है, जो कि इंडियन पार्ट्स में नहीं है, आउटर टेरिटरीज हैं इंडिया के, बाहर के टेरिटरीज भी इंडिया से मिल सकते हैं और एक यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन ऑफ देम ऑल। और फिर ये है थर्ड पॉइंट, ये तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास जितनी भी टेरिटरीज हैं उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रॉपर डिबेट करके एक डिसीजन लिया जाएगा जिसमें उनके बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब जो स्टेट्स बनेंगे, प्रोविंसेस बनेंगे, उनके बाउंड्रीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिट होंगी। रूल के समय वो सेंटर या स्टेट के पावर्स को यूज नहीं करेंगी। तो जब तक रूल चल रहा है उस समय तक वो सेंटर या यूनियन स्टेट का पावर यूज नहीं करेंगी, वो अपना पावर खुद से यूज करेंगे। और यहाँ पे कहा गया है इंडिया एक सोवरेन इंडिपेंडेंट हो गया है और जो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट होगा वो डिराइव होगा इंडियन पीपल के थ्रू। और फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ पे गारंटी है सभी सिक्योर्ड पीपल्स को, इंडियन को, कि उन्हें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ थॉट दिया जाएगा, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, मतलब सबका फ्रीडम मिलेगा जो कि अभी तक नहीं मिल रहा था। और फिर एडुकेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। यहाँ पे सबको ऊपर आने का मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे है कि इंडिया अपना लैंड, अपना सी, अपना एयर अब खुद से डिसाइड करेगा, मतलब अब सब इंडिया का होगा, ना कि ब्रिटेन का होगा। फिर इसे यूनानिमसली अडॉप्ट किया गया इस असेंबली को 22 जनवरी 1947 में। यूनानिमसली का मतलब है कि इसे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया, इसके अगेंस्ट किसी ने पॉइंट नहीं उठाया, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था ये सबको मंजूर था। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो हमारे प्रीएम्बल में अभी प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में। अब है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। जो इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947 हुआ था उसके द्वारा जो चेंजेस किए गए इसमें, अब वो देखेंगे हम। यहाँ पे भी हम इसको कह सकते हैं माउंटबेटन प्लान, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, जिसे हम लोगों ने माउंटबेटन प्लान कहा था। उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर जो प्रिंसली स्टेट हमारे थे, जो राजा महाराजा के जो स्टेट थे, जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने इलेक्शन के समय छोड़ दिया था, जो 1947 में जो इलेक्शंस हुए थे उन समय जो उन्होंने छोड़ दिया था उसे वापस ज्वाइन कर लिया, मतलब प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन कर लिया, 6 स्टेट्स ने वर पार्ट ऑफ द असेंबली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान में पार्टीशन ऑफ द कंट्री का वो प्रस्ताव रखा गया था, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया कि अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट है जो चेंज किया गया, वो है कि इसे फुल्ली सॉवरेन बॉडी डिक्लेयर किया गया, मतलब ये पूरी तरह से आज़ाद था इंडिया। और इसमें कहा गया कि ये जो भी असेंबली, जो भी लॉज बनाए गए थे ब्रिटिश के थ्रू, उसे इंडिया अब फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर क्या था, एक लेजिस्लेटिव बॉडी का असेंबली फॉर्म हुआ जिसमें 2 सेपरेट फंक्शन होने थे अलग अलग टाइम पे। ये असेंबली जो थी ये फर्स्ट पार्लियामेंट बनी फ्री इंडिया यानी कि डोमिनियन लेजिस्लेटर का। और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी बनी उसके चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी बनी तो उसके चेयरपर्सन बने GV मवलांकर। ये दोनों फंक्शंस 26 नवंबर 1949 तक कंटिन्यू रहे, मतलब जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क ओवर नहीं हो गया इंडिया में। और इधर मुस्लिम लीग अलग बोल रहे थे कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग किया जाए, मतलब पाकिस्तान को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई मतलब नहीं है। जो इंडिया का स्ट्रेंथ था, जो कि सीट्स थे इंडिया में 389, वो गिर के 299 पे आ गया।
मतलब कि जो मुस्लिम लीग का था वो 99 था, तो वो 99 389 से सेपरेट होके जब माइनस होगा तो वो 299 पे आ गए। अब ये 299 को 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू फिक्स कर दिया गया इंडिया में, और स्ट्रेंथ जो था इंडियन प्रोविंसेस का वो रेड्यूस हो गया 296 से 229, और प्रिंसली स्टेट्स का 93 से 70 का। यहाँ पे कुछ अदर फंक्शंस परफॉर्म किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, वो आते हैं। इट रेटिफाइड द इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, मतलब कि इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना मई 1949 में। नेशनल फ्लैग का एडॉप्टेशन हुआ था 22 जुलाई 1947 को। एडॉप्टेड द नेशनल एंथम का हुआ था 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग का एडॉप्टेशन भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया 24 जनवरी 1950 को। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रोसेस में 11 सेशंस लगे, जिसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे, वो 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से होकर गुजरे, तब एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और ये जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट कमेटी जो हम आगे देखेंगे, ये 141 डेज़ के लिए बैठा था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल 64 लाख रुपीस खर्च हुए थे, उस समय के 64 लाख रुपीस 1950s में। फिर जनवरी 24 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड इट फाइनल सेशन, मतलब 24 जनवरी 1950 में ये लास्ट हुआ। प्रोविजनल पार्लियामेंट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 से चला, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन इंडिया में नहीं हो गया 1952 में। पहला पार्लियामेंट इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था मई में 1952 में। अब इसके बाद आता है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।